मध्य प्रदेश का एक शहर आता है रीवा। तो वहाँ पे मैं पंचर का काम करता था। वहाँ पे मेरी एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में मैं पंचर का काम करता था। मैं अकेले रहा करता था, हाईवे के साइड में झोपड़ी थी। तो उसी टाइम वो फर्स्ट टाइम मेरे सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है संडे और हर संडे हम लोग करते हैं एक नया पॉडकास्ट जिसमें कि मैं आपको मिलवाता हूं एक नए स्पेशल गेस्ट से, जिससे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन अलग अलग तरीकों से पैसे कैसे कमा सकते हैं। और आज उसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे इंडियन हिंदी ब्लॉगर से मिलवाने वाला हूं जिनकी कहानी सुन के आपके रोए खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ऐसी परिस्थितियों में ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया था जिन परिस्थितियों में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो एक ऐसे इंसान है जिनकी स्टोरी सुन के मैं खुद इंस्पायर हो गया यार। आप सोच सकते हो कि आज के जो गेस्ट है ना वो काफी स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो पंचर बनाने से स्टार्ट करके आज इंडिया के वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर्स में शामिल हैं और काफी अच्छी इनकम क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए आज वेलकम करते हैं इंडिया के बहुत ही जाने माने स्टार, मतलब कि जाने माने ब्लॉगर, जिनकी की वेबसाइट है इंडिया का बेस्ट डॉट इन, जिसकी कि आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार इनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, काफी सारे आर्टिकल जो कि रैंक है, ठीक है, जिसको कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। तो चलिए मिलते हैं शहबाज भाई से और जानते हैं कि क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी जिससे कि उन्होंने पंचर बनाने से लेकर के इंडिया के टॉप ब्लॉगर तक की जर्नी कवर की। आजाद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो ब्लॉगिंग जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई। आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि आपकी जो स्टार्टिंग जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई। पहले शशांक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे बुलाया। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में। उस टाइम में मुझे पैसों की बहुत दिक्कत आ रही थी, घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उस टाइम में मैंने सर्च किया था गूगल पे कि इंटरनेट से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। तो उस टाइम में मुझे एक हिंदी ब्लॉग मिला था, हिंदी में help.com, जो रोहित मेवड़ा की थी। तो वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे ब्लॉगिंग, यूट्यूब और बहुत सारी जो चीज़ें होती है ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए एक पूरी लिस्ट थी। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी। उस टाइम में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसका नाम मुझे अभी याद भी नहीं है। तो लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया लास्ट में। तो मैंने सोचा एक वेबसाइट बनाते हैं, अपनी एक ब्लॉग बनाते हैं। तो उस टाइम मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था जिससे मैंने 3-4 महीने काम किया और सही नॉलेज ना होने की वजह से मैंने कुछ टाइम बाद ब्लॉग बंद कर दिया। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम में। तो उस टाइम में मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, 9th क्लास में था मैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी उस टाइम में पैसों की वजह से, और ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाया था मैं। तो वहाँ से मैं अपने घर से निकल गया था। मेरा घर मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में। तो वहाँ से निकल के मैं बंगाल चले गया था जहाँ मैंने पंचर का काम किया। वहाँ कुछ समय काम करने के बाद पैसे जब मैंने देखे कि यहाँ नहीं मिल रहे हैं मुझे अच्छे से, तो फिर मैं वहाँ से पंजाब गया, लुधियाना में करीब करीब मैंने 1.5 साल काम किया है। 1.5 साल में वहाँ काम किया, वहाँ पे भी मैं सेट नहीं हो पाया। तो वहाँ से 1.5 साल काम करने के बाद फिर मैं गुवाहाटी गया, मैंने वहाँ भी पंचर का काम किया। इस तरह मैं करीब 2018 तक बहुत शहरों में घूमा, बहुत सारे काम किए मैंने, लेकिन मैं कहीं पे सेट नहीं हो पाया क्योंकि हर जगह मुझे पैसों की दिक्कत आती थी। कहीं पेमेंट नहीं दे रहे तो कहीं बहुत ज़्यादा देर से पेमेंट देते थे, तो कहीं क्या होता था पैसे ही कम दे रहे थे। जैसे कि मैंने बताया मैं लुधियाना में था, तो मैं वहाँ सैलरी मिलती थी मुझे 2,000 रुपये की। काम बहुत ज़्यादा था और सैलरी 2,000 रुपये की मिलती थी, जिसमें गुजारा नहीं हो पा रहा था मेरा। तो इसकी वजह से मुझे वो जगह छोड़ना पड़ी थी। तो लास्ट में मैंने जब सेकेंड टाइम अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करी, उस टाइम में मैं मध्य प्रदेश का एक शहर आता है रीवा। तो वहाँ पे मैं पंचर का काम करता था। वहाँ पे मेरी एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में मैं पंचर का काम करता था। मैं अकेले रहा करता था, हाईवे के साइड में झोपड़ी थी। तो उसी टाइम वो फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में था जब मेरे पास थोड़ा समय होता था और उस टाइम थोड़े से पैसे होने लगे थे मेरे पास। तो मैंने सोचा था कि चलो अब एक डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए पैसे हैं मेरे पास, मैं एक बार फिर से ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूँ। तो मैंने वहाँ से अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने अपना फर्स्ट डोमेन खरीदा और मेरा फर्स्ट डोमेन यही है, इंडिया का बेस्ट डॉट इन। और मैंने उस टाइम में एक होस्टिंग खरीदी थी जो करीब 180 रुपये की 3 महीने की मिली थी मुझे। तो फर्स्ट होस्टिंग थी मेरी जो मैंने खरीदी थी। तो वहाँ से मैंने अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करी। तो शहबाज भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। बहुत सारे जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जो मतलब बिगिनर्स होते हैं, तो मैक्सिमम करके वो लोग ब्लॉगर पे स्टार्ट करते हैं। तो आपने होस्टिंग पे ही मतलब कि वर्डप्रेस पे क्यों स्टार्ट की वेबसाइट? आपको पहले से क्या नॉलेज था कि मुझे वर्डप्रेस पे डायरेक्ट स्टार्ट करनी है? क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो भी स्टार्टिंग के लोग होते हैं, जब भी वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भाई फ्री प्लेटफॉर्म आपका गूगल का है, आपका ब्लॉगर, तो लोग ब्लॉगर पे ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पहले से ब्लॉगिंग के बारे में पूरा नॉलेज था, मतलब प्रो बंदे हो गए थे पहले से, या फिर आपने जो ये 3 साल जो मेहनत की थी, मतलब 3 साल चली तो आप ब्लॉगिंग से दूर ही हो गए थे एकदम?
तो फिर स्टार्ट ही आपने क्यों वर्डप्रेस जी, पे चले असल गए? में मैं ब्लॉगिंग से कभी दूर नहीं हुआ था। मैं इन 3 सालों में भी कभी दूर नहीं हुआ था ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से। मैंने जैसे कि बताया, मैं पंजाब में गया, मैं बंगाल गया, आसाम गया, गुवाहाटी गया, उसके बाद इंदौर में मैंने 4 महीने काम किया है। तो असल में मैंने क्या हर जगह मैं ब्लॉगिंग के बारे में हमेशा पढ़ते रहता था और सीखते रहता था। और उसी दौरान जब मैं एक टाइम था जब मैं हरियाणा में था, वहाँ एक कंपनी में काम करता था मैं। तो उसी टाइम उस टाइम में मेरे पास एक कीपैड फ़ोन हुआ करता था। मेरे पास पैसे नहीं थे एक टच फ़ोन खरीदने के लिए। तो वहाँ मैंने 2 महीने काम किया था, और जो मेरे पास सैलरी आई थी, उस सैलरी से मैंने एक फ़ोन खरीदा था 8,000 रुपये में। तो मैंने उसी फ़ोन खरीदने के बाद अपना एक ब्लॉग स्पॉट पे एक वेबसाइट शुरू की थी, जिसका नाम मुझे नहीं याद है। तो वो मेरी तो मैंने उस टाइम भी उस ब्लॉग पे भी 3-4 महीने काम किए थे मैंने। फिर उसके बाद वो ब्लॉग मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ब्लॉग स्पॉट पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश करी उन 3 सालों के बीच। मैंने हमेशा ब्लॉगिंग ट्राई करते रहा, लेकिन कभी नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने इस बार सोच लिया था कि जब मेरे पास पैसे होंगे कभी, तो मैं एक डोमेन और होस्टिंग खरीद के वर्डप्रेस पे शुरू करूंगा। और मैंने वेबसाइट जो इंडिया का बेस्ट डॉट इन डोमेन खरीदी थी, उससे पहले मैंने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। मैंने लगभग उस टाइम में जितने भी हिंदी आर्टिकल हुआ करते थे, वो सारे आर्टिकल पढ़े थे मैंने। और यूट्यूब पे रेगुलर ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस देखते रहता था मैंने। मैंने वर्डप्रेस कभी यूज़ नहीं करा था, लेकिन वर्डप्रेस इस्तेमाल करने से पहले ही मैंने वर्डप्रेस के इतने ट्यूटोरियल देख लिए थे, मुझे हर चीज़ पहले से पता हो गई थी। तो इसीलिए मैंने जो वेबसाइट है वर्डप्रेस पे शुरू करने का निर्णय लिया था। तो शहजाद भाई, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं ना, वो स्टार्ट करते हैं, उनका पहला ब्लॉग फेल हो जाता है, दूसरा ब्लॉग फेल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे ब्लॉग्स फेल होते गए, मतलब आप उस समय काम भी करते थे, ब्लॉग स्टार्ट भी करते थे, तो ब्लॉग फेल हो रहे, तो क्या आपको डिमोटिवेशन कभी नहीं आती थी, यार छोड़ो जो हम काम कर रहे हैं, अपने काम पे ही फोकस करें? जी, ये चीज़ अक्सर होती थी मेरे साथ और बहुत बार हुई। और यही रीज़न था कि मैंने फर्स्ट टाइम 2016 में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। उसके बाद सेकंड टाइम 2018 में या 17 में मैंने वापस से जो ब्लॉग स्पॉट पर चालू किया था वेबसाइट, वो भी मैंने छोड़ दिया था डिमोटिवेट होके। और असल में अगर मैं सच बताऊं तो मेरे कम से कम 4 या 5 ब्लॉग थे जिन पे मैंने बहुत काम किया। चारों पांचों ब्लॉग स्पॉट पे ही थे, तो उन पे मैंने काम किया, कुछ कुछ कई कई महीनों काम किया उन पे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ट्रैफिक नहीं आ पाई मेरे पास, क्योंकि उस टाइम में मुझे ब्लॉगिंग की पूरी तरह से नॉलेज नहीं थी। और मैं लगभग कॉपी पेस्ट ही करता था उस टाइम में, जैसे कि हर बिगिनर करता है। तो इस वजह से कोई भी वेबसाइट मेरी चली नहीं, और मैं डिमोटिवेट हो गया। और उसकी वजह से मैंने कई बार अपनी वेबसाइट्स छोड़ दी, अपने बहुत सारे ब्लॉग्स बंद कर दिए। ये चीज़ बहुत बार हुई थी, और ये हर बिगनर के साथ में होती है, क्योंकि कोई भी अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाए और कामयाब हो जाए, ये बहुत रेयर केस में होता है। तो मेरे साथ भी हुई थी। मैंने 4-5 ब्लॉग बनाए थे, और जो मैंने इंडिया का बेस्ट डॉट इन खरीदा था, उसके पहले भी मैं ब्लॉग स्पॉट पे काम कर रहा था। लेकिन वो ब्लॉग स्पॉट पे काम करते करते मैं समझ चुका था कि इस पर नहीं हो पाएगा, इतनी फ्रीडम नहीं मिलती इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने काम छोड़ दिया था। उसके 2-3 महीने बाद फिर मैंने डिसाइड किया था एक वेबसाइट बनाने का, और मैंने सोच लिया था कि इस बार वर्डप्रेस पे बनाऊंगा और एक डोमेन खरीद के बनाऊंगा। तो ये था। मैं भी बहुत बार अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हुआ और ब्लॉगिंग छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन आखिरी तक मैं अटल रहा अपने फैसले पे कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, और मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी वर्डप्रेस पे। तो भाई, जब ये आप इतना फेज चल रहा था, आपके लाइफ में इतना डिमोटिवेशन था, तो क्या उस समय आपको ये पता था कि ब्लॉगिंग से काफी ज्यादा पैसा आता है, या फिर ब्लॉगिंग से पैसे भी आते हैं? क्या आप मतलब सब कुछ पता था कि ब्लॉगिंग से पैसे आते हैं, या फिर किसी को आप देख करके मोटिवेट हुए थे? जी, मैं असल में देख करके ही मोटिवेट हुआ था। शशांक भाई, आप भी उस यूट्यूबर को जानते होंगे, उसका नाम है टेक्निकल रिपोन। जी बिल्कुल। जो रिपोन साहजी नाम है शायद उनका। तो उनके वीडियोस रेगुलर देखा करता था मैं। और काफ़ी अच्छा सिखाते थे वो। अभी भी उनका यूट्यूब चैनल है, अभी भी उनकी वीडियोस में देखता हूँ मैं। तो उनकी वीडियोस देख के मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता था, क्योंकि वो जो रिपोन साहजी थे वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे, और बहुत मतलब उनकी वीडियोस में नॉलेज हुआ करता था, और वो अपनी अर्निंग्स वगैरह बताते थे, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। तो इसीलिए मेरे को पता था कि ब्लॉगिंग से पैसे तो आते हैं, लेकिन कभी कमाया नहीं था पैसा। इसीलिए एक डाउट होता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त एक मेरा दोस्त था, अब उनके बारे में बताना चाहूँगा, इमरान नाम है उनका। तो वो भी पंचर का ही काम करते थे। वो भी पंचर का काम करते थे, मैं भी पंचर का काम करता था, और उनको भी ब्लॉगिंग की अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने हालांकि वो ब्लॉगर नहीं है अभी, वो अभी भी दूसरा काम करते हैं, पुराना काम छोड़ दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं बहुत बार अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। वो हमेशा बोला करते थे मुझसे
कि शीशा सब सही हो जाएगा, बस तू काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीज़न कि मैं आज ब्लॉगर हूँ वो भी है, क्योंकि उन्होंने अगर उस टाइम पे मेरा सपोर्ट नहीं किया होता तो आज शायद मैं ब्लॉगर नहीं होता। तो मेरे पास एक पर्सन था उस वक्त जो मुझे हमेशा मोटिवेट किया करता था, इसीलिए कभी मैं डिमोटिवेट नहीं हो पाया। तो शहजाद भाई, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमारे लाइफ में डिमोटिवेशंस आती हैं, जैसे कि जो भी फ्रेशर्स होता है उसके लाइफ में जाहिर सी बात है ट्रैफिक नहीं आता है, ब्लॉक रैंक नहीं होता, पोस्ट, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस चीज़ को आपने कैसे मतलब कि कैसे उस चीज़ को आपने डील किया, कैसे, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो आ रही होंगी उसमें, आपने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, वही हर कोई भी हो जाता है, इंसान की एक मतलब एक तरीके से ये नेचर है कि अगर उसको कामयाबी नहीं मिलती थोड़े समय के बाद तो उसको फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, डिमोटिवेशन आने लगता है। तो आपको ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी कि यार मुझे ब्लॉगिंग तो करनी है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो मैं काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम में मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं पंचर बनाया करता था और मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उस फील्ड में मैं काफ़ी टाइम काम कर चुका था। और उस वक्त में जो दुकान थी, मेरी झोपड़ी थी वहाँ, उसी झोपड़ी में काम करके, उस वो एक झोपड़ी थी हाईवे के साइड में, मैं उसी में रहता था, खाता था, खाना बनाता था, खाता था और सोता भी उसी के अंदर था, मैं उसी पंचर दुकान के अंदर में। तो मेरा मोटिवेशन बस यही था कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन ज़िंदगी भर पंचर नहीं बनाना है मुझे। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था पंचर बनाने के अलावा, मुझे कोई दूसरा काम आता नहीं था। इसीलिए तो उस टाइम मेरा एकदम गोल सेट कर लिया था कि मैं ये काम मुझे छोड़ना ही है, और दूसरा ऑप्शन मुझे ब्लॉगिंग दिखा करती थी, क्योंकि ब्लॉगिंग के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और अच्छी नॉलेज थी मेरे पास ब्लॉगिंग की। तो मेरे पास मोटिवेशन एक यही था मेरा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना ये काम छोड़ना है, और अगर अपना ये पुराना काम छोड़ना है तो मुझे एक नया काम करना पड़ेगा, और ऑप्शन सिर्फ ब्लॉगिंग था मेरे पास। डीमोटिवेट बहुत बार हुआ, मेरी भी वेबसाइट रैंक नहीं करती थी, मैंने भी उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे कि उनको ईमेल किया करता था कि एक लिंक दे दीजिए, एक गेस्ट कोड दे दीजिए वगैरह, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं रिप्लाई नहीं आता है। जी बिल्कुल। किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी का आता तो बहुत हाई मनी मांगते थे। तो उस टाइम में डिमोटिवेट बहुत हुआ मैं, लेकिन मेरा बस एक यही रीज़न था कि मैं ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा कभी मैंने, क्योंकि मुझे अपना पंचर का काम छोड़ना था। वो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो एक मेरी मजबूरी थी, और उस मजबूरी से निकलने के लिए एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग था। इसीलिए मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी। मेरे लाइफ में बहुत ऐसा टाइम आया जब मैंने 1-2 महीने इंडिया के बेस पे भी काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे यही करना पड़ेगा ज़िंदगी में। लेकिन फिर मैंने अपने आप में हिम्मत जगाई, फिर मैंने खुद को हिम्मत दी कि नहीं तू कर सकता है। तो इसके बाद मैंने वापस से शुरू किया अपना काम ब्लॉगिंग करना, और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो शहजाद भाई, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एक चीज़ आपके जो स्टोरी से बताना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हमारे लाइफ में ना हार्ड फेजेज आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया। पहला ऑप्शन तो देखो होता है कि आप उन जो आपके हार्ड फेजेज आ रहे हैं उनसे आप कंप्रोमाइज़ कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। या दूसरा होता है कम्पीट कर लो। मान लो कि आपका मेन इंटेंशन है कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाऊं, लेकिन उस 1 लाख रुपया जो आपका मेन इंटेंशन, मेन गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पैर में बहुत सारी ठोकरें लगेंगी। अब हो सकता है कि आपको वो ठोकरें लगे, आप उनसे कंप्रोमाइज कर लो कि यार मेरे से ठोकरें सही नहीं जाती हैं। या तो अगर आपका मेन इंटेंशन, आप इंटरनली मोटिवेट होना, तो आपको कंपीट करना है कि यार कितनी ठोकरें लगेंगी, कभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी है कि आपको रेगुलर काम करते रहना है। तो जाहिर सी बात है यार, इंसान है, हर इंसान के पीछे अंदर डिमोटिवेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, लेकिन अगर आपको अपना मेन गोल क्लियर है ना, तो आप कंपीट करते चलो। आपके लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उनसे आप सीखते चलो, एक्सपीरियंस लेते चलो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक दिन बहुत काम आएगा। समझ रहे हो? आप भी देख रहे हो शहजाद भाई, आज आप कामयाब हो तो इसके पीछे आज आपकी कामयाबी, आपने जो पिछले 3 सालों में मेहनत की है ना, 4 सालों में, वो चीजें आज निखर के आ रही हैं। तो वही चीज मैं हर बिगिनर को बोलता हूँ कि यार देखो, आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने रिजल्ट नहीं आ रहे, आप काम करो, काम करते रहोगे तो वो चीजें आप सीखते रहोगे। ये समझ लो डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन जो है ना, ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब होगा, ये एक बाम्बू ट्री की तरह है, जिसमें 5 साल तो कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगले 5 महीनों में बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। तो वो 5 साल आपको बहुत झेलना पड़ेगा, जब तक कि आपको एक सही डायरेक्शन, सही चीज मिल न जाए। तो यहाँ पे मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा शहजाद भाई कि किसी भी निच को कैसे सेलेक्ट करें। मतलब कि जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि किस निच में हमें काम करना है। तो आपके हिसाब से क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए? हमें कोई भी निच जो है, कोई भी कैटेगरी, वो मनी के हिसाब से सेलेक्ट करनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा आरपीएम या फिर बिडिंग हो, या फिर दूसरी हम कंपटीशन के हिसाब से सेलेक्ट करें, या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए हमें? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो
और अगर आप नीच सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आप किस किस नीच में काम कर सकते हो। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे जब मैं बिगनर था, तो मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे हेल्थ के ऊपर में। मुझे हेल्थ की ज़रा भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैं उन पर आर्टिकल लिखा करता था और उन पे मैंने काफ़ी दिन काम किया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि उस नीच में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका किस नीच में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नीच सिलेक्ट करते हो जिस पे आपका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एज अ बिगिनर आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका किस टॉपिक पे, किस नीच में इंटरेस्ट है। तो इसी तरह से आपको नीच सिलेक्ट करना चाहिए। तो बात रही जो आरपीएम वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें होती है कि इनके लिए जो ब्लॉगिंग की अच्छी नॉलेज है, वो लोग देखते हैं कि आरपीएम और सीपीसी किस पे हाई रहेगी, कौन से कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, कंपटीशन ज़्यादा रहे तो भी वो इस नीच पे काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है। लेकिन आप अगर एक बिगिनर है तो आप ऐसा नीच सिलेक्ट करें जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं काम करूं। अगर आप बिगिनर हो, आप सोचेंगे कि बस मैं एक हाई वॉल्यूम वाली किसी नीच पे जिस पे ज़्यादा सर्चेस है उस पर काम करने लगूँ, तो आपसे नहीं हो पाएगा और आप एक टाइम के बाद डिमोटिवेट हो जाओगे और एट दी एंड आपको ब्लॉगिंग छोड़ना पड़ेगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप नीच सिलेक्ट कर रहे हो तो आप अपना इंटरेस्ट देखो कि मैं नीच में काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सहबाज भाई। तो यहाँ पे एक चीज आपको जानने को मिली होगी कि अपने इंटरेस्ट को सबसे मेन प्रायोरिटी दो। ठीक है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी चीज के बारे में आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को सिंपल से आप शेयर करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको खुद ही अपनी कैटेगरी मिल जाए कि आप किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। धीरे धीरे आपको अपना इंटरेस्ट मिलता जाएगा और एक समय पे ऐसा आएगा कि आपको एकदम पर्टिकुलर पता हो जाएगा भाई मुझे इसी कैटेगरी में काम करना है, क्योंकि इस कैटेगरी में मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन करना चाहूंगा शहबाज भाई कि आप जैसे बिगिनर्स होते हैं तो उनको कौन से मेन की पॉइंट्स को नजर में रख करके अपने पोस्ट को लिखना चाहिए जिससे कि उनका पोस्ट जो हो वो रैंक करे गूगल में और उनको ट्रैफिक आए। क्योंकि जो भी बिगिनर्स होते हैं ना, उनका सबसे पहला यही सवाल होता है कि भाई पोस्ट रैंक नहीं हो रहा है या फिर पोस्ट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो आपके हिसाब से क्या की पिलर्स होने चाहिए, मेन की पिलर्स क्या है किसी भी एक फ्रेश बिगिनर्स को काम करने के लिए? बिगिनर्स के लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि बिगिनर्स के साथ होता है क्या है शशांक भाई, वो जो पोस्ट करते हैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा उनको कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो। कॉपी पेस्ट जो बिगिनर्स होते हैं क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, या तो कॉपी पेस्ट करते हैं या तो वो लोग ट्राई करते हैं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो और जिस तरह की ऑडियो है उस ऑडियो को हिंदी में टाइप करके अपनी वेबसाइट पर डाल दे। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ शशांक भाई, तो मैंने कई लोगों को ब्लॉगिंग सिखाई है। मैंने लगभग 20-25 लोगों को ब्लॉग्स बना के दिए हैं और जो सब मेजोरिटी जो पर्सन्स होते हैं जिनको ब्लॉग बना के दिए, जो बिगिनर्स होते हैं, वो सब स्टार्ट क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करना चालू करते हैं। 2 लाइन वहाँ से उठाते हैं, 2 लाइन दूसरी ब्लॉग से और पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद आके बोलते हैं कि मेरा जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं कर रहा है, शहजाद भाई क्या करूँ, कुछ बताओ। अभी पर्सनली अभी बता रहा हूँ, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, वो मुझसे बोल रहा है कि भाई डोमेन होस्टिंग खरीदे हुए मुझे 7-8 महीने हो गए, बस कुछ समय बचा हुआ है, कुछ तो ऐसा बता दे कि 5 महीने के अंदर में कम से कम डोमेन होस्टिंग का मैं खर्चा निकाल सकूं। तो ये चीज़ होती है। बिगनर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कंटेंट खुद से लिखना शुरू करो। आप कंटेंट पे रिसर्च करो। कैसे करना है आपको, इसलिए चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे कंटेंट रिसर्च करना है, कैसे अच्छा आर्टिकल लिखना है। ऑन पेज एसईओ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप आर्टिकल खुद से लिखो, आर्टिकल की फॉर्मेटिंग अच्छी रखो, कम से कम एक इमेज आर्टिकल में होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो आपका परमलिंक होगा उसे आप अपना फोकस कीवर्ड ही यूज़ करें परमलिंक में। और सबसे ज़रूरी होता है, मुझे लगता है क्या शशांक भाई, आज के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है आर्टिकल की अच्छी फॉर्मेटिंग करना। एक अच्छा आर्टिकल लिखा होना चाहिए जो कि पूरी तरह से यूनिक हो, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी है। अगर उसमें आपने ऑन पेज एसईओ पूरे अच्छे तरीके से करा है तो वो ज़रूर रैंक करेगी। तो बिगिनर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले समझे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ को सीखे, समझे, उसके बाद आप आर्टिकल लिखना शुरू करें। आपके आर्टिकल जरूर रैंक होगा। बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो बिगिनर्स होते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और उनको क्या लगता है कि भाई आपकी ब्लॉगिंग तो एक हलवा है, बस वो आएंगे स्टार्ट कर देंगे। तो यार हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, ब्लॉगिंग भी एक तरीके का आपको बिजनेस है। अगर आप एक दुकान भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको अपनी दुकान की मार्केट वैल्यू बना करके रखनी पड़ती है, उसकी क्रेडिबिलिटी, जो उसका मान सम्मान आपके दुकान का, वो क्वालिटी बना करके रखनी पड़ेगी। और वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी करना है। अगर आपकी साइट है, आपकी वेबसाइट है और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो एक्चुअल में, तो आपको अपने साइट की अथॉरिटी बनानी है ना, तो आपको कंटेंट की अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले ब्लॉगर बनने से पहले तो मैं आपको कहूंगा आप कंटेंट राइटर बनो। आपको सबसे पहले लिखना आना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग ही नॉन अदर देन कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का ही दूसरा फॉर्म ब्लॉगिंग भाई, अगर एक तरीके से हम लोग देखें तो।
बस थोड़ी सी चीजें और ऐड ऑन हो जाती हैं। जितना अच्छा आप कोई भी चीज को लिख करके प्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छा आप रैंक कर पाओगे। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, देखो गूगल में जब भी कोई ऑडियंस सर्च करता है, गूगल का एक ही इंटेंशन होता है कि जो उसका यूजर पढ़ रहा है उससे, उस यूजर का जो इंटेंशन है, जो उसका इंटेंट है, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा है उससे यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तब तो आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको पैसे आएंगे। जब आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो आपको लगता है कि आपको गूगल रैंक करेगा? कभी नहीं रैंक करेगा। तो सिंपल आपको हमेशा मेन इंटेंशन यही रखना है कि जिस भी टॉपिक पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट तो भाई एक तो एकदम हो गया ना कि बच्चों वाला खेल। तो बच्चों वाला काम मत करो यार, ये तब स्टार्ट किया था, तब करने लायक था जबकि मतलब कुछ था ही नहीं गूगल पे। लेकिन आज तो आप देख रहे हो यार बहुत सारा कंपटीशन है। तो जो भी फ्रेशर्स हैं मैं उनको हमेशा एक ही चीज एडवाइस करता हूँ, हमेशा आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करो और नए चीजों पे काम करो। और थोड़ा एक चीज देखो कि यार आप जो चीज लिख रहे हो, क्या आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आप क्या रेटिंग दोगे। इससे क्या होगा ना कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से देख पाओगे और आप अपने कंटेंट को थोड़ा इंप्रूव करते जाओगे डे बाई डे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके भी आर्टिकल्स रैंक होंगे और आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। तो यहाँ पे शहबाज भाई मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बैकलिंक का क्या महत्व है आपके हिसाब से। ब्लॉगिंग में बैकलिंक का क्या महत्व है, किसी भी पोस्ट को या फिर आर्टिकल को रैंक कराने के लिए बैकलिंक का क्या इंपॉर्टेंस है, और एक सही तरीका क्या होगा बैकलिंक बनाने का। तो बैकलिंक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बैकलिंक ब्लॉगिंग में बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर अगर आप कोई भी हाई कंपटीशन कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो बैकलिंक एकदम मस्ट है। लेकिन क्या होता है आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिना बैकलिंक के ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा नहीं, ये चीज़ गलत है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी है, ऑन पेज एसईओ अच्छा है, तो बिना बैकलिंक के भी आप रैंक कर सकते हो। बैकलिंक इज नॉट मस्ट एक्चुअली। बैकलिंक है कि कंपटीशन हाई है तो आपको बीट करने के लिए बैकलिंक की जरूरत है। लेकिन बिना बैकलिंक के आपका पोस्ट रैंक ना करे ये जरूरी नहीं है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शशांक भाई, बैकलिंक मुझे लगता है कि बैकलिंक मैटर करता है लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बैकलिंक नहीं बनाया किसी आर्टिकल के लिए, अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक नहीं बना रहे हो तो आपका वेबसाइट जो है कभी रैंक नहीं करेगा। नहीं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी है, आप जो नॉलेज है यूनिक नॉलेज दे रहे हो, अच्छी नॉलेज दे रहे हो, सबसे अच्छे आपका आर्टिकल सबसे अच्छा आर्टिकल है तो ज़रूर रैंक करेगा। लेकिन अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हाँ, वहाँ बैकलिंक मस्ट है, वहाँ आपको बैकलिंक बनाना पड़ेगी। लेकिन हिंदी ब्लॉगिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदी ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जिन्हें आप बीट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। हिंदी ब्लॉगिंग में है कि आप एक टेक न्यूज़ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बैकलिंक, बिना बैकलिंक के भी आपके आर्टिकल्स रैंक करेगी। और पर्सनली मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी है जो बिना बैकलिंक्स के भी रैंक करती है। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो बैकलिंक ज़रूरी है जहाँ कंपटीशन को बीट करना है आपको। नॉर्मली अगर लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे लिख रहे हैं, आपका एक हिंदी ब्लॉग है, तो आपको बहुत सारे बैकलिंक बनाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल भाई, यहाँ पे हमेशा एक चीज समझो यार, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि बैकलिंक एक तरीके का सपोर्ट के रूप में काम करता है। सपोर्ट के रूप में मान लो जैसे कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, एक सप्लीमेंट का आपने नाम सुना होगा कि जब भी आप बॉडी बिल्डिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपको जिम में सप्लीमेंट दिया जाता है। वो सप्लीमेंट इसलिए दिया जाता है कि आपके बॉडी में जो थोड़ी मोड़ी मात्रा की कमी, मान लो प्रोटीन की थोड़ी सी कमी है, मैक्सिमम तो आपको जो आप फूड खाना खा रहे हो उससे मिल जाता है, लेकिन जो थोड़ी कमी होती है ना वो सप्लीमेंट से पूरा होता है। और वो सप्लीमेंट का काम यहाँ पे बैकलिंक कर देता है। सीधी बात है, कंटेंट तो आपका भैया मेन आहार है, समझ रहे हो। मतलब ब्लॉगिंग का मेन आहार ही कंटेंट है, आर्टिकल का मेन आहार कंटेंट है। जितना अच्छा कंटेंट लिखोगे, जितना अच्छा फॉर्मेटिंग रहेगा आपका, जितना अच्छा आपका मतलब कि इंटरेक्शन रहेगा ऑडियंस के साथ, उतना ही अच्छा आपका रैंक होगा। और उसके साथ जो बैकलिंग है ना, बैकलिंग आप एकदम मेन इंटेंशन, आपको बहुत सारे लोग क्या होता है ना सिर्फ वो दिन भर बैकलिंग के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो आपको दिन भर बैकलिंग के पीछे नहीं पड़ना है। आपको मेन जो आपकी प्रायोरिटी है ना वो कंटेंट रखना है, क्योंकि कंटेंट इज द किंग, ये आप लोग हमेशा सुनते आए हो। तो चलिए शहबाज भाई, अब कुछ पर्सनल बातें करते हैं आपकी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कितने ब्लॉग्स चल रहे हैं? जी, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे 3 ब्लॉग चल रहे हैं। एक तो इंडिया के बिजनेस.इन हो गए और 2 मेरे इवेंट्स ब्लॉग है। तो इवेंट्स ब्लॉग जो है वो जैसा कि आप नाम से ही समझ आ रहा होगा और आप जानते भी होंगे शशांक भाई, जो जब वो इवेंट आता है तभी उस वेबसाइट से अर्निंग होती है। नहीं तो फिर अभी मेरी जो इंडिया का बिजनेस.इन है नॉर्मली उसी से अर्निंग होती है। और यही 3 वेबसाइट्स है मेरी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ही होता है शहबाज भाई कि जो फ्रेशर्स हैं क्या उनको इवेंट ब्लॉगिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो फ्रेशर्स है उनको इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इवेंट ब्लॉगिंग से ही अपनी कैरियर नहीं, नहीं, जो फ्रेशर्स है जी, जो फ्रेशर्स है उनको सबसे पहले ब्लॉगिंग के बारे में सीखना चाहिए, समझना चाहिए।
सब जरूरी है उनके लिए कि सबसे पहले वो ब्लॉगिंग को समझे सीखे, कोई कैसे एक आर्टिकल रैंक करता है, क्योंकि आप डायरेक्ट इवेंट ब्लॉगिंग में नहीं घुस सकते हो। इवेंट ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल एक बेसिक ब्लॉगिंग भी आना चाहिए। आपको पता है कि एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है, एसईओ कैसे काम करता है, एक नॉर्मल आर्टिकल कैसे रैंक करता है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की जब अच्छी नॉलेज हो जाती है, जब ब्लॉगिंग का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप इवेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो या माइक्रो निश ब्लॉगिंग कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट माइक्रो निश ब्लॉग या फिर इवेंट ब्लॉग शुरू करना मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे मेरे इवेंट्स ब्लॉग है तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है, कब क्या करना है, तो मैं उसे हैंडल कर पा रहा हूँ। लेकिन एक बिगिनर नहीं कर पाएगा वो चीज़। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो फ्रेशर्स है उनको इवेंट ब्लॉग बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले एक नीश ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद वो चाहे तो माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इवेंट ब्लॉग मतलब एक का तरीके ट्राई से करना आपको धीरे चाहिए। धीरे नॉलेज होने लगेगा। जब आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए तब आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। स्टार्टिंग में आपको केवल एक कैटेगरी में काम करनी है, मतलब कि एकदम फोकस होकर के आपको एक जगह पे काम करनी है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कहीं भी सफलता नहीं मिल पाएगी, सिंपल सी बात है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में भाई अगर हम बात करें इंडिया का बेस्ट .in जो आपका ब्लॉग है, इसकी पर डे की ट्रैफिक क्या रहती है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू क्या रहती है? इंडिया का बेस्ट .in की पर डे की ट्रैफिक 3 to 6 के रहती है पर डे की। इसकी मंथली ट्रैफिक अराउंड 1.5 लाख के आसपास रहती तो है। अभी आपका जो मेन सवाल होता है हमारी ऑडियंस का कि आपका एवरेज पे आउट, एवरेज आपकी अर्निंग एडसेंस से बात करें तो कितनी हो जाती है? मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितनी हो जाती है और एडसेंस से कितनी हो जाती है? ओवरऑल अर्निंग जो है मेरी एडसेंस से अगर मैं बताऊं तो मेरी मंथली अर्निंग 1000 से $2000 में रहती है। और जो मेरे इवेंट्स ब्लॉग है, जब वो इवेंट चलता है तो उस टाइम में मेरी अर्निंग $3 से $4000 के बीच में रहती है। मतलब काफी अच्छा आप बना लेते हो अभी के टाइम पे। जी, नॉर्मली भी मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है शशांक भाई कि मैं हर महीने का iPhone 14 ले सकता हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सजाद भाई, कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले थे या फिर ब्लॉगिंग के बारे में आपको पता था, तो क्या आपको लगता था कि कभी मैं भी इतना ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा? नहीं, उस टाइम में तो एक ब्लॉगिंग मतलब ऐसा लगता था ना कि मतलब कर तो रहा हूँ, पता है लेकिन बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। उस टाइम ऐसा लगता था कि ब्लॉगर बनना बहुत बड़ी बात है। अगर एक ब्लॉगर बन जाऊंगा तो एक वो होता था, जुनून था उस टाइम में ब्लॉगर बनने का। और ऐसा बहुत बड़ी रेस्पेक्ट थी मेरे अंदर ब्लॉगर्स के लिए कि जो ब्लॉगर्स है वो तो मतलब ऐसा लगता, बहुत बड़ी बात लगती थी ब्लॉगर्स होना। और मुझे लगता था कि मैं शायद ना बन पाऊँ, लेकिन एक उस टाइम तक यही लगता था कि शायद ब्लॉगर ना बन पाऊँ, बहुत मुश्किल लगता था मुझे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मेरा एडसेंस का अप्रूवल आया था फर्स्ट टाइम, तो जो खुशी थी वो मैं ही जानता हूँ। और जब एडसेंस का अप्रूवल आया तो उस टाइम में मैं शशांक भाई बताना चाहूँगा आपको कि मेरी जो डेली की अर्निंग हुआ करती थी वो 5 सेंट से 25 सेंट, यानी 25 पैसे से मतलब 5 पैसे से 25 पैसे में रहती थी, डॉलर में एक्चुअली, सेंट में। इतनी अर्निंग थी मेरी उस टाइम भी। मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा फर्स्ट पेमेंट आने में कितना टाइम लगेगा मुझे। और फर्स्ट पेमेंट मेरी 4 महीने बाद आई थी एडसेंस की। सेकंड पेमेंट 3 महीने बाद आई थी, फिर 3 महीने बाद आई थी, उसके बाद 2 महीने बाद, और उसके बाद फिर मेरा मंथली जो पेमेंट था वो रेगुलर आना शुरू हुआ था। तो एक टाइम में मुझे लगता था कि मैं ब्लॉगर नहीं बन पाऊंगा जिस हिसाब से मेरी अर्निंग हुआ करती थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम जब हुआ था कि मेरा पेमेंट 1 महीने के अंदर आया था, उस टाइम में जो खुशी थी वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ शशांक भाई। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट पेमेंट का खुशी कुछ अलग होता है सजाद भाई, क्योंकि हर किसी का जब फर्स्ट पेमेंट आता है तो वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखो यार, जो ब्लॉगिंग है या फिर यूट्यूब है ना, ये एक ऐसा समुंदर है ना कि जब स्टार्ट में जाओगे ना, जैसे समुंदर में आप जाते हो तो थोड़ा सा पानी लगता है, लेकिन जितनी नीचे आप जाते जाते हो ना उतना ज्यादा आपको पानी मिलता जाता है। और वैसे ही यहाँ पर भी है सिंपल कि आपको स्टार्टिंग में हो सकता है यार यहाँ से 2000 आ रहे हैं, यहाँ से 7-8 हजार, इतने से क्या होगा। लेकिन आप जैसे जैसे उस फील्ड में अंदर जाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप उस फील्ड में टाइम बिताते जाओगे ना, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि आपको अलग अलग सोर्सेज से अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। गेस्ट पोस्ट हो गया, तो आपका बहुत सारे एफिलिएट्स के प्रोग्राम्स हो गए, उसके साथ एडसेंस तो आपका है ही, मनी बैक प्रोग्राम एकदम अच्छे खासे, जहाँ से आपको मतलब बनते हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पे शहजाद भाई आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, कि 5 टिप्स, अगर कोई एक बिगिनर है तो उसको 5 टिप्स आप क्या देना चाहोगे? 5 टिप्स सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्लॉगिंग के बारे में सीखें। कुछ लोग क्या करते हैं शशांक भाई कि सब वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है। तो सबसे पहले आप एक समझे कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग होता क्या है, एक अच्छे से समझे कि ब्लॉगिंग में क्या किया जाता है, ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे से समझे। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेशन ज़रा भी मत रखें कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़े टाइम में पैसे कमाना शुरू कर दूंगा।
ब्लॉगिंग क्या होता है ना शशांक भाई, ब्लॉगिंग जो स्टार्ट करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनका ये जो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 2-3 महीने करेंगे उसके बाद पैसे आने लगेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनमें यही होती है कि उनके एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा रहते हैं कि 3-4 महीने बाद मुझे इतना इतना पैसा आने लगेगा, और बाद में वो हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि 3-4 महीने बाद लगता है कि मैंने तो सोचा था आ जाएंगे और पैसे तो नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ब्लॉगिंग को समझो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो आप कि मुझे पैसे आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ कि आप हमेशा सीखने की कोशिश करें। कुछ लोग क्या होते हैं ना, बस आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो सीखने की कोशिश ही नहीं करते कि एसईओ क्या है, 1 पेज एसईओ, 8 पेज एसईओ, ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग में क्या है कि कभी भी ये खत्म नहीं होता नॉलेज ब्लॉगिंग में। आप अगर जिंदगी भर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो आप जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपडेटेड रहें कि अभी क्या और अपडेट आया है, और मतलब अभी क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें से आपको अपडेट रहना पड़ेगी। हर चीज़ आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगी। ये नहीं कि बस आर्टिकल डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो यही बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल भाई, अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑडियंस दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं होते हो तो आपको कितनी भी ट्रैफिक आ रही है, कब पता आपकी वो ट्रैफिक जीरो हो जाए, क्योंकि गूगल के हमेशा नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपको आगे किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, और जब आप अपडेट रहेंगे, गूगल के हिसाब से अपडेट रहेंगे, तो आपको पता होगा कि आगे हमें किस स्ट्रेटजी पे काम करनी है। और ये जितने भी प्रो ब्लॉगर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके शहजाद भाई हैं, तो ये लोग हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं ब्लॉगिंग की दुनिया में, तो हमेशा अपडेटेड रहें, अपने नॉलेज को भी अपडेट करते रहें। ऐसा नहीं है कि बस नए नए चीज आए तो उन पे ही काम करें, अपने नॉलेज को भी अपडेट करें। केवल कंटेंट अपडेट करने से कुछ नहीं होने वाला है जी। तो यही बोलना चाहूँगा मैं कि हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद क्या होता है ना, ब्लॉगिंग, बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि चलो फ्री टाइम मिलेगा मुझे, मैं ब्लॉगिंग करूँगा, फिर एक टाइम बाद पैसे आने लगेंगे। तो नहीं, ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस की तरह है। अगर आप सच में ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको ब्लॉगिंग में वक्त देना पड़ेगा। बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो वक्त नहीं देते हैं ब्लॉगिंग में। उन्हें लगता है कि बस 2-3 घंटे, 1 घंटे काम करेंगे दिन भर में, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस है, और आपको ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, उसे एज अ बिजनेस लें, उसे आप पूरा वक्त दें, अच्छे से सीखे समझे और फिर ब्लॉगिंग करें, तभी आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज ब्लॉगिंग कोई हलवा नहीं है, जैसा कि शशांक भाई ने बोला, जैसे सबको लगता है कि ब्लॉगिंग हलवा है, करेंगे पैसा आने लगेगा। नहीं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये भी एक बिजनेस है। इसमें आपको पूरा माइंड लगाना पड़ेगा, अपना वक्त देना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी आप ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं। बिल्कुल भाई, और गीता में एक कहावत भी है यार कि आप कर्म करो, फल की चिंता आप मत करो, क्योंकि अगर आप फल की चिंता करने लोगे तो यार और सबका क्या होगा। मतलब आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, आपको अपने काम को और इम्प्रूव करते जाना है, फल तो आपको मिलेगा ही भाई। सिंपल सी यार इतना समझ लो ना, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज है ना, ये एक तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको देते हैं। हो सकता है कि 3 महीने आपको 1 रुपया ना आए, समझ रहे हो, या 3 साल 1 रुपया ना आए, लेकिन आने वाले 3 महीने में आप इतना पैसा कमा लो कि वो 3 साल में जितना कमाते ना, उससे 5 गुना ज्यादा हो जाए। और ये ऐसा ही होता है ब्लॉगिंग या फिर ऑनलाइन दुनिया में, ऐसा ही हमेशा आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको, जैसे कि अभी बात करें शहबाज भाई, आपके सामने रियल एग्जाम्पल है कि भाई को 3 साल 4 साल 1 रुपया भी नहीं आए, फिर भी इनके अंदर एक इंटरनल डिजायर था। तो अगर आपको सच में सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है ना, अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले तो अपने एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो, अपनी 100% देने का ट्राई करो। हमेशा एक चीज याद रखो कि अगर आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही, अगर आपको ऑफलाइन में भी कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमेशा एक चीज याद रखो, अपना 100% दो, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो कि रिजल्ट क्या आने वाला है उसको छोड़ दो यार। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं तो अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज भाई आपका आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से दोस्तों एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।